हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रायद्वीपीय भारत के बारे में सामान्य परिचय ले लिया है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत पर जो संरचनाएं हैं, जैसे पहाड़ियां हैं, कुछ उभरे हुए पठार हैं, उनकी विशेषताओं के साथ साथ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर प्रायद्वीपीय भारत की संरचनाओं के बारे में बात करें तो आपको पता है कि प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति क्या है। पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो दे दिया। आज की वीडियो में हम लोग इसके ऊपर जो संरचनाएं हैं, जैसे सबसे पहले अपन लोग एक एक करके सभी संरचनाओं की जो लिस्ट बना देंगे, फिर एक एक करके सबकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहली संरचना में हम लोग पढ़ेंगे अरावली पहाड़ी। अरावली पहाड़ी के बारे में हम लोग सबसे पहले अरावली पर्वतमाला है, जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पहाड़ी है, जो इसकी क्या विशेषताएं हैं, मैप में क्या लोकेशन है, ठीक है, सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मालवा पठार। उसके बाद कौन सी संरचना होगी, क्योंकि संरचनाओं के नाम पता होना चाहिए, फिर उसकी विशेषता है तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, शिलांग पठार, से मेघालय पठार भी बोलते हैं, ये जो स्थिति इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे छोटा नागपुर पठार के बारे में। छोटा नागपुर पठार की स्थिति क्या है, कहां पर है, इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके, उसके बाद पढ़ेंगे विंध्य पर्वत की, विंध्य श्रेणी है, जो विंध्य पर्वत या विंध्य श्रेणी बोल सकते हैं आप, ठीक है, ये जो स्थिति है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी या पर्वत, इसे हम लोग पर्वत ही बोल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में जो संरचनाएं हैं हम लोग पार्ट 3 भी बनेंगे, लेकिन वीडियो लंबा नहीं जाए, इसकी जो एक एक करके सबकी मुख्य विशेषताएं हैं एक एक करके हम लोग सबके बारे में जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस संरचना में, आज की संरचना में हम लोग क्या 6 पॉइंट लेंगे, 6 पॉइंट को हम लोग विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो अब लोग एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे अरावली पर्वतमाला। जो अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, हम लोग एक एक करके, आप साथ साथ मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर अरावली पर्वतमाला, सबसे पहले आपको मैप में लोकेशन पता होनी चाहिए। अगर लोकेशन की बात करें, जो ये स्थिति है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, देखिए दोस्तों, ये है अरावली पर्वत। कहां से इसका विस्तार की बात करेंगे। सबसे पहले तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, ये है दिल्ली, ठीक है, या क्या ये दिल्ली की स्थिति है, और ये यहां पर क्या है, पालमपुर, मतलब गुजरात। दिल्ली से पालमपुर तक, मतलब दिल्ली से पालमपुर तक अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ये तो होगी विस्तार की बात। कहां से, यहां पर है दिल्ली, और ये कौन सा सिरा है, पालमपुर है गुजरात का, ठीक है। और अगर किन किन राज्यों से संबंधित है तो आपको पता है कि गुजरात तो है ही है और राजस्थान भी है। इसका अधिकतम सिरा कहां पर है अरावली पर्वतमाला का, राजस्थान का। ये जो ऑलमोस्ट एरिया है वो लगभग, इसका जो अरावली पर्वत श्रृंखला का जो मैक्सिमम जो श्रेणी का हिस्सा है वो कहां पर है, अरावली में, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो होगी बात। अब देखिए, ये तो हो गई ये स्थिति। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये तो जो अरावली पर्वतमाला है, इसके जो विस्तार की बात हो गई, कहां, दिल्ली से पालमपुर तक। अब हम लोग देख लेते हैं इसे, एक विशेषता तो ये हो गई, इसका विस्तार है जो दिल्ली से पालमपुर, मतलब गुजरात तक है, ठीक है। कौन कौन से राज्यों में, राजस्थान और गुजरात में, ठीक है, दिल्ली से राजस्थान और गुजरात में, ये तो होगी बात। अब देखते हैं कि अरावली पर्वतमाला की एक और क्या विशेषता है। अरावली पर्वतमाला है, आपको पता है कि दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, सबसे प्राचीन या ओल्ड पर्वतमाला है, ठीक है। ये हिमालय पर्वतमाला से भी अधिक प्राचीन है, ठीक है। ये बात होगी क्लियर। दूसरी विशेषता ये होगी। अगर तीसरी विशेषता की बात करें, इसकी स्थिति क्या है, प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति अपन ऐसे पश्चिम उत्तर की ओर बोल सकते हैं इसको। अगर भारत के पश्चिम उत्तर में कौन सी श्रेणी स्थित है, अरावली पर्वतमाला,
ठीक है। अगर इसके जो विस्तार की बात करें, अगर किलोमीटर में बात करेंगे तो इसके विस्तार की अगर बात करें तो लगभग कितने होंगे, 2800 किलोमीटर तक विस्तार कितना होगा, 2800 किलोमीटर इसका अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। ये तो बात होगी विस्तार की। इसके अलावा हम लोग अब बात कर लेते हैं कि भाई ये जो श्रेणी है पर्वतमाला, तो इस पर जो नदियां बह रही हैं, अगर कोई नदियां बह रही हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपको ये जो नदी दिख रही है ये एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं ज्यादा पेंटिंग के चक्कर में रह गया इसलिए ध्यान नहीं दिया, इसलिए अब जगह नहीं है। तो देखिए जैसे ये पर्वतमाला है तो ये नदी है जो ये बह रही है ना, ये देखिए ये कौन सी नदी है, बनास नदी। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये बनास नदी है। तो बनास नदी कहां से बह रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर, समझ गए ना। इस श्रेणी पर देखिए अरावली पर्वतमाला हो गई, पश्चिम से पूर्व की ओर नदी बहते हुए ये बनास नदी है। ये जो आपको दिख रही है ना जो ऊपर की ओर है, ये बनास नदी कहां जा रही है, चंबल नदी में, ठीक है। ये कहां गिर रही है, चंबल नदी। चंबल नदी आगे कहां जा रही है, गंगा की घाटियों में, मतलब गंगा नदी के में विलय हो जाता है इसका। एक्चुअल में तो इसमें होता है यमुना में, यमुना फिर गंगा में विलय हो जाता है। ये जो आपको दिख रही है ये है यमुना नदी, ठीक है। और ये चंबल नदी है और ये है बनास नदी। बनास नदी क्या होगा, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए किसमें जाती है, चंबल नदी में। चंबल नदी किसकी सहायक है, यमुना की। यमुना की से अपना जल कहाँ जाती है, फिर यमुना का कनेक्शन कहाँ होता है, गंगा नदी में, ठीक है। तो ये बात हो गई कि भाई ये नदियों की बात हो गई। इसके अलावा अगर बात करें अरावली पर्वतमाला की अधिकतम अगर क्षेत्र की बात करें, किसके अधिकतम क्षेत्र की बात करें तो अधिकतम क्षेत्र किस हिस्से में है, आपको पता है ये गुजरात की स्थिति है, यहाँ दिल्ली है, यहाँ है राजस्थान। तो अरावली पर्वतमाला का अधिकतम जो मुख्य प्रमुख विस्तार है कहां पर है, राजस्थान में, ठीक है। अब राजस्थान में तो है लेकिन इसको क्या जगह के हिसाब से अलग अलग, ऐसा नहीं है कि सभी जगह पर अरावली पर्वतमाला जानते हैं, नहीं। अगर इस श्रृंखला की बात करें, अपन लोग दिल्ली की ओर जाएं विस्तार की, अगर इसका पर्वतमाला का विस्तार अगर दिल्ली की ओर है तो दिल्ली में क्या बोलेंगे इसे, रिज पहाड़ी। दिल्ली के आसपास का जो अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है ये ऐसे क्या बोलेंगे, रिज पहाड़ी, ठीक है। ये तो बात होगी रिज पहाड़ी की, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें देखिए ये तो बात हो गई कि भाई दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में रिज पहाड़ी हो गई। लेकिन अगर राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में बात करें तो कौन सी पहाड़ी होती है, क्या नाम है इस पहाड़ी का, गर्जा। गर्जा कौन सी पहाड़ी हो गई, जरगा पहाड़ी, सॉरी जरगा पहाड़ी। तो अपन लोगों ने क्या समझा, इसके जो उत्तरी भाग में किसके, अरावली पर्वतमाला के दिल्ली की ओर जब इसका विस्तार है तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में रिज पहाड़ी कहते हैं, और जरगा पहाड़ी कहां पर कहते हैं, जो राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में इसका जो विस्तार है इसे क्या बोलते हैं, जरगा पहाड़ी, ठीक है। ये तो हो गई क्लियर, ये तो बात हो गई अपन लोगों ने इसके अलावा और बात करें तो अगर इसके बात करें तो इसकी जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी तो पता होना चाहिए। अगर इसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं तो राजस्थान में तो इसका ज्यादा अधिकतम विस्तार हो गया। अगर इसके सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है, गुरु शिखर, ठीक है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, कहाँ स्थित है, राजस्थान के माउंट आबू में, ठीक है। जो राजस्थानी है उनको तो ये नॉर्मल चीजें ये एक्चुअली में उनको पता ही होती है, ठीक है, क्योंकि वो राजस्थान का हिस्सा है और इनके बारे में अक्सर सुनते हैं। और ये एक प्रकार का पर्यटन स्थल भी बना हुआ है क्योंकि लोगों का आना जाना और मौसम के दौरान इसमें परिवर्तन होता है तो फिर लोग इधर उधर घूमने के उद्देश्य से जाते भी हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई अरावली पर्वतमाला की, ये स्थिति हो गई। हम लोगों ने नदियां थी वो स्थिति पढ़ ली। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, इसके दक्षिण में आ जाते हैं पहले। अब हम लोग बात करेंगे मालवा पठार की। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं, ये भी क्या है, ये भी प्रायद्वीपीय भारत की संरचना है। अब मालवा पठार का निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो मालवा पठार की स्थिति क्या है, अरावली पर्वतमाला के दक्षिण में
और अगर बात करें अरावली पर्वतमाला के दक्षिण में थे, और जो ये आपको कौन सी विंध्य पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है। ये क्या है, मालवा पठार है। ठीक है, ये मालवा पठार की स्थिति है। ये हो गई अरावली पर्वतमाला के दक्षिण में और विंध्य पर्वत श्रृंखला के उत्तर में। क्लियर हो गया। ये तो होगी इसकी स्थिति क्या है, लोकेशन में मैप में अगर लोकेट करेंगे तो ये स्थिति होगी। तो ये तो बात हो गई लोकेशन की। अब बात करते हैं कि भाई कौन कौन से राज्य में ये फैला होगा। तो इसके राज्य में विस्तार की बात करें तो कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत राजस्थान में भी लगता है मालवा पठार का, एमपी में है, कुछ हिस्सा गुजरात में। तो अपन कह सकते हैं कि इसका जो विस्तार है क्षेत्रफल के आधार पर, वैसे तो बहुत सारे टुकड़े होंगे, लेकिन अभी मुख्य रूप से विस्तार की बात करें तो कुछ राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में, 3 जगह पर मालवा पठार का जो मुख्य विस्तार है। ठीक है, और अब अगर इसकी कुछ और विशेषताओं की बात करें, इसके अलावा क्या विशेषता होगी, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं भाई ये किससे बना हुआ है। अगर मालवा पठार की बात करें तो ये बेसाल्ट चट्टानों से, मतलब ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी के गर्म लावे से नहीं, ये ठंडे द्रवित लावा से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये ज्वालामुखी के मतलब लावे से बना है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर होगी काली मिट्टी। जो विशाल चट्टान है वो किससे बनी होती है, काली मिट्टी से ही होती है। ठीक है, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार से बने हुए हैं तो यहाँ पर क्या होती है, काली मिट्टी होती है। ये तो बात हो गई इसकी। इसके अलावा अगर बात करें इसकी क्या विशेषता हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हो गई मालवा पठार की। अगर इसमें अगर नदियों के बारे में बात करें, हम लोगों ने मुख्य विशेषता थी वो तो देख ली, अब हम लोग देखते हैं नदियों के बारे में। तो नदियों की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये जो उत्तरी सिरा है, मतलब मालवा पठार प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी हिस्सा है, वो उसका ढाल कहां पर है, उत्तर की ओर है। तो यहाँ जो बहने वाली नदी है, जैसे ये बताया था ना मैंने, क्या नाम है, चंबल है, बनास है। ठीक है, ये तो हो गई कि इसका ढाल किधर है, उत्तर की ओर है। तो ढाल उत्तर की ओर है तो नदियां बहकर कहाँ जा रही हैं, आप देख रहे हो ना, ये यहाँ से जो नदी निकल रही है सीधे वहां जा रही है। सामान्य ढाल तो यहाँ पर है, जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। तो ये ढाल इधर होने की वजह से इधर जा रही है नदियां। तो देखिए, अब देखिए चंबल हो गई, सिंध हो गई, और काली सिंध हो गई। ये जो मालवा पठार से चंबल नदी, देखिए जो आपको चंबल नदी, काली सिंध नदी, इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियां बहती है। ठीक है, तो चंबल नदी है और काली सिंध नदी है। तो ये क्या होती है, मालवा पठार से मुख्य तो कौन सी नदी है, चंबल नदी। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये चंबल नदी है, और बाकी काली सिंध नदी है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन अपन लोग इसके बारे में जान लेते हैं, और इसका जो मेन फोकस अपन चंबल पर रखेंगे। ठीक है, देखिए ये मालवा पठार है, इसका जो ढलान किधर है, उत्तर की ओर है। तो ये नदी है चंबल नदी, और ये क्या बोले, उत्तर की ओर। इनका जो क्या, इनका जो प्रवाह होता है किस साइड होगा, उत्तर की ओर होगा। तो उत्तर की ओर होने से क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, चंबल नदी है जो इसके प्रवाह से, मतलब देखिए ये मालवा पठार है। ठीक है, अब ये नदियां बह रही हैं, नदियां लगातार बहेगी तो क्या होगा, यहाँ पर कटान होंगे, यहाँ पर कटान की स्थिति होगी, वो एकदम स्टेबल तो रहेगा नहीं, यहाँ पर घाट भी बनेंगे, कुछ घाटियां भी बनेगी। तो चंबल नदी क्या हो गई, लगातार इसे कटान से, नदियों के प्रवाह की कटान से, चंबल नदी और इसकी सहायक नदी जो मुख्य नदी है उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन अपन लोग मुख्य नदी के साथ चलते हैं। तो चंबल नदी की लगातार, चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों से क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे कटान हो गए। तो उस कटान को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ये बोल सकते हैं नाली कटान, नाली क्षेत्र भी बोल सकते हैं, अवनालिका कटान। ठीक है, अवनालिका की स्थिति। अब अगर आपको पूछ ले अवनालिका की स्थिति, अवनालिका जो कटान है ज्यादातर किस नदियों से, किस नदी से संबंधित है, तो वो आपको पता होना चाहिए, चंबल नदी से संबंधित है। ठीक है, ये बात हो गई कि भाई लगातार कटान से अवनालिका का निर्माण होता है। अवनालिका कहां पर, मालवा पठार पर। ठीक है, किस नदी के द्वारा, सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा। ये तो बात होगी मालवा पठार की। अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर मालवा पठार के बारे में, जो मुख्य विशेषताएं थी उसके बारे में हम लोग एक एक करके जान लिया। अब बात करेंगे हम लोग तीसरी संरचना कौन सी लेंगे। तीसरी संरचना या तो आप छोटा नागपुर पठार ले लो या शिलांग पठार ले लो। तो ठीक है, मैं एक बार शिलांग पठार लेता हूँ। तीसरी संरचना क्या नाम है, शिलांग पठार। ठीक है,
इसे क्या बोलते हैं, इसे मेघालय पठार भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेघालय के भाग में फैला हुआ मुख्य जो इसका शिलांग पठार का मुख्य भाग है कहाँ पर, मेघालय में ही है, तो मेघालय या शिलांग पठार भी बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई शिलांग पठार की। अब शिलांग पठार की विशेषताओं के बारे में बात करें तो शिलांग पठार आपको लग रहा होगा कि भाई ये बीच में जगह है, ये मेघालय में पूरा अलग होगा, नहीं दोस्तों। अगर बात करें, देखिए ये क्या है, राजमहल की पहाड़ियां हैं, ठीक है। ये अंतिम जो सिरा है प्रायद्वीपीय का, यहाँ से जो आपको दिख रहा है एक्चुअल में, यहाँ से फिर ये बीच में गैप लग रहा होगा आपको, यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद आ जाता है वापिस मेघालय पठार। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ अभी जो बीच का हिस्सा है वो क्या हुआ था, धस गया था। मतलब देखिए आपको बताएं, ये सीधे सीधे है, अगर बीच का हिस्सा धस गया है और ये स्थिति हो गई, तो अगर ये पहले बीच का हिस्सा धस गया है तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो गंगा नदी है या आसपास की जो उनकी सहायक नदियों से क्या हुआ, यहाँ पर लगातार गाद आने से क्या हो गया, ये समतल मैदान हो गया, मतलब ये धसा हुआ भाग क्या हो गया, समतल हो गया। तो अब क्या हुआ, ये इसके और इसके मध्य क्या हो गया, गैप हो गया, गैप था वो क्या हो गया, गैप तो रह गया, लेकिन क्या जो धसा हुआ भाग था वो समतल मैदान में परिवर्तित हो गया। जो बीच का, जो मैंने आपको बताया था ना पहले, पूरा समझाया था, कॉन्सेप्ट देखना पिछले वीडियो में, तो इसमें क्या हुआ, ये स्वतंत्र ना होकर धसा हुआ भाग था इनके, और मतलब नदियों जो गंगा नदी और इनके द्वारा जो अवसाद लाए गए उसके द्वारा क्या हो गए, यहाँ बीच के क्षेत्र में क्या हो गया, समतल मैदान बन गए। तो ये धसा हुआ भाग तो मैदान में परिवर्तित हो गया, और जो ये लेकिन एक्चुअल में ये राजमहल की पहाड़ियां जो आपको दिख रही है ना, इसी का ही विस्तार है ये, ठीक है। किसका, राजमहल जो पहाड़ियां दिख रही है इसी का ही ये पूरा विस्तार है आगे तक। और शिलांग पठार की आगे बात करें तो इसमें देखिए ये तो हो गया इसी का ही विस्तार है, किसका, राजमहल पहाड़ियों का। हम लोग छोटा नागपुर पठार भी पढ़ लेंगे, हम लोगों ने ये ले लिया है तो एक बार इसको ही पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये शिलांग पठार, तो शिलांग पठार की अगर बात करें, इसको अलग अलग नामों से जाना है, अलग अलग नामों की बात करें तो देखो ये जो गैप बना है इसे, इस गैप को क्या बोलते हैं, या तो मालदा गारो गैप बोल लो, ठीक है, या राजमहल पहाड़ियां गैप बोलो, क्या बोलो, या तो मालदा गारो गैप, ठीक है, या राजमहल पहाड़िया गैप, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य जो गैप है, इस गैप को क्या अलग अलग नाम से जाना जाता है, या तो आप मालदा गारो गैप बोल दो, या आप क्या बोल दो, राजमहल पहाड़िया गैप बोल दो, ठीक है। ये तो बात हो गई राजमहल पहाड़िया गैप की। और इसके अलावा अगर बात करें मुख्य विशेषताओं की, गैप को तो अपन लोगों ने समझ लिया, क्यों गैप हुआ, गैप धसा, तो उसके बाद समतल मैदान कैसे बने, इसका विशेषता है। और शिलांग पठार के विस्तार की बात करें, एक तो ये कहां पर है, मुख्यतः कहां पर है, मेघालय में, इसलिए मेघालय पठार भी बोलते हैं। लेकिन इस पहाड़ पर जो तीन आपको ये क्या बोले चोटियां दिख रही होगी, श्रृंखला चोटी, गारो, खासी, जयंतिया, तो तीन पहाड़ियां हैं यहाँ पर, ये जो देखो गारो, खासी और जयंतिया, तीन पहाड़ियां, क्या नाम है, गारो, खासी, जयंतिया, तीनों को नाम का क्रम भी पता होना चाहिए। तो ये तीन नाम है, तीनों पर अगर बात करें, अगर ये तीनों क्या है शिलांग पठार, अगर आपको पूछ ले एग्जाम में कि गारो, खासी, जयंतिया या खासी जयंतिया, खासी पहाड़ियां है, तो वो कहां पर स्थित है, शिलांग पठार में। आपको कंफ्यूज करने के लिए मेघालय पठार भी बोल सकता है, ठीक है। ये तो बात होगी। अब अगर बात करें कि भाई ये दो क्या दिख रही है, ये जो आपको जो ये दिख रहा है, ये क्या है, मिकिर और रेंगमा पहाड़ी, कहां पर स्थित है, असम में। ये क्या है, इसलिए मैंने ये बनाने का कारण था, ये भी क्या है, शिलांग पठार का हिस्सा है। कहां पर स्थित है, मिकिर और रेंगमा, मिकिर और रेंगमा जो पहाड़ियां हैं कहां स्थित है, असम में, ठीक है। और किस पठार से संबंधित है, मेघालय पठार या शिलांग पठार का हिस्सा है, ठीक है। क्योंकि ये राजमहल पहाड़ियों का ही विस्तार है, बीच में धसा हुआ होने के कारण यहाँ समतल मैदान हो गए, लेकिन पुराने टाइम में ये इसी का ही विस्तार था, धसने से पहले ये इसी का हिस्सा था, फिर विस्तार हुआ था, धसने के कारण दोनों अलग अलग दिख जरूर रहे, बट ये इस प्रायद्वीपीय भारत का ही विस्तार है, और बोले तो राजमहल पहाड़ियों का ही विस्तार है, ठीक है। ये तो बात हो गई शिलांग पठार में। अगर बात करें शिलांग पठार, या जो शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नोकरेक। शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी की अपन लोग बात करें तो क्या नाम है, नोकरेक। कहां स्थित है, खासी पहाड़ियों पर,
गारो खासी जयंती है, तो खासी पहाड़ियों पर नोकरेक जो सबसे ऊंची चोटी है मेघालय शिलांग पठार की, किस पहाड़ी पर स्थित है? खासी पहाड़ी पर। क्लियर हो गया, ये शिलांग पठार की बात हो गई। ठीक है, ये आपको शिलांग पठार की जो मुख्य विशेषताएं थी वो मैंने एक एक करके पूरा बता दिया। ठीक है, अब अगर बात करें, आपको सिर्फ फैक्ट्स है, जो मुख्य फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं। ऐसे तो आप पूरा लिखोगे तो फिर एग्जाम में रिकॉल करना मुश्किल हो जाएगा। हम लोगों ने 3 संरचनाओं के बारे में बात कर ली। पहले कौन सी थी? अरावली पर्वतमाला। दूसरा हम लोगों ने क्या नाम है, कौन सा पढ़ा था? मालवा पठार के बारे में। तीसरा हम लोग शिलांग पठार के बारे में। हम लोगों को पहले ये पढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई नहीं, आपको कोई टेंशन की बात नहीं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मालवा पठार। तो चौथे नंबर पर हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? मालवा पठार। तो दोस्तों मालवा पठार की बात करें तो मालवा पठार की स्थिति क्या है पहले ये देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर और पूर्व की ओर। क्या हो गया? स्थिति मैंने पहले ही बताई थी पिछले वीडियो, फिर भी आप अपन अगर इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो एक मुख्य विशेषता ये हो जाएगी भारत के या प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब अगर बात करें कि भाई और क्या विशेषता है, और विशेषता ये है जो ये आपको लाल कलर में दिख रहा है, ये नदी है, इसका नाम है दामोदर नदी। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर ब्राह्मणी, दामोदर और स्वर्ण रेखा, सॉरी दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी है जो कहां से निकलती है। अगर नदियों की बात करेंगे कहां से निकलती है? मालवा पठार से, सॉरी छोटा नागपुर पठार, मैंने गलती से लिख लिया। ठीक है, छोटा नागपुर पठार की बात करें, मालवा की हम लोगों ने पहले बात कर ली। तो छोटा नागपुर पठार में से कौन सी 2 नदियां निकलती हैं? एक तो हो गई ये वाली जो दामोदर नदी, और दूसरी कौन सी हो गई? स्वर्ण रेखा नदी। तो ये 2 नदियां निकलती हैं, गिरती कहां है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसका ढलान सामान्य ढलान के हिसाब से ही उत्तर की ओर ढलान है, लेकिन जो सामान्य ढलान है प्रायद्वीप का इधर की ओर है, इसलिए ये नदियां कहां गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। तो देखिए दोस्तों, दामोदर नदी की बात करें, ठीक है, अगर दामोदर नदी की बात करें तो क्या हुआ, ये जो दामोदर नदी है, जो ये छोटा नागपुर का पठार है, कहां से ये दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब छोटा नागपुर पठार की भ्रंश घाटियों से होते हुए, मतलब 2 बराबर उत्तर और दक्षिण में। ये देखिए मैं लिख लेता हूं, ये दामोदर नदी हो गई। ठीक है, ये हो गया छोटा। तो ये नदी कहां से निकली? यहां से। ठीक है, यहां से ये नदी जाते हुए कहां जा रही है? हुगली नदी। अब आप सोचोगे हुगली नदी कहां से आ गई? तो ये जो आपको पता है गंगा नदी है। ठीक है, ये गंगा नदी के मतलब बाकी की जो मुख्य धारा होती है वो तो कहां जा रही है? बांग्लादेश में। ठीक है, और जो इसकी एक धारा होती है वो पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो इससे क्या, ये कौन सी शाखा है? ये हुगली नदी है। ठीक है, क्या नदी बोलते हैं? हुगली नदी। तो दामोदर नदी प्रवाहित होकर कहां जा रही है? हुगली नदी में मिल जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर हो गया? तो दामोदर नदी क्या कर रही है? शिलांग पठार को 2 बराबर भागों में, सॉरी यार छोटा नागपुर पठार के 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो उत्तर की ओर क्या हो गई? राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, और दक्षिण की ओर क्या हो गए? रांची का पठार। ठीक है, उत्तरी भाग में राजमहल पहाड़ियां हो गई, और दक्षिणी भाग, सॉरी हजारीबाग बोलना था मुझे, ये हो गया हजारीबाग। ठीक है, तो उत्तरी दामोदर का उत्तरी भाग कौन सा हो गया? हजारीबाग, क्योंकि ये दामोदर नदी क्या कर रही है? छोटा नागपुर के पठार को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो उत्तरी भाग हजारीबाग हो गया और दक्षिणी भाग क्या हो गया? रांची का पठार हो गया। ठीक है, ये तो हो गई बराबर बात, क्लियर हो गई। तो मैंने आपको बोला कि दामोदर नदी क्या होगी? भ्रंश घाटियों से होते हुए। तो आपको भ्रंश घाटियों का बोला, तो आप थोड़ा आपको पता है कि कुछ ही नदियां जो भ्रंश घाटियों से बहती हुई है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा तो भ्रंश घाटियों से बहने वाली नदियों में एक तो ये दामोदर और ऐड हो गया। हम लोगों ने नर्मदा और तापी के बारे में क्या बोला? भ्रंश घाटियों से। भ्रंश घाटी का मतलब क्या हो गया? देखिए, ये भाग क्या स्थिर है, ये भाग स्थिर है, और ये भाग धसा हुआ है। तो ये क्या हो गई? भ्रंश घाटी हो गई। नीचे की ओर धसा हुआ भाग होता है वो क्या? भ्रंश घाटी हो गई। तो दामोदर नदी कहां बनी? भ्रंश घाटियों में। कहां से? छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी भ्रंश घाटियों से बहती है। अगर भ्रंश घाटियों से बहने वाली नदियों की बात करेंगे तो हम लोग 3 नदियों का नाम लेंगे।
एक होगी दामोदर नदी, दूसरी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ये तीनों भ्रंश घाटियों से बहती हुई है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये तो बात हो गई भ्रंश घाटियों की। इसके अलावा अगर कुछ बात करें, अगर छोटे नागपुर पठार की अगर सबसे मुख्य विशेषता की बात करें तो क्या होगा, खनिज और धातुओं में जो सबसे समृद्ध जगह की बात होती है तो कौन सा होता है, छोटा नागपुर पठार। यहाँ पर सभी प्रकार के खनिज धातु के बारे में, अगर धातुओं का समृद्ध क्षेत्र कह सकते हैं, इसलिए छोटा नागपुर को पठार को क्या कहते हैं, रूर प्रदेश। आपने सुना होगा जर्मनी वाला रूर प्रदेश, तो वो इसके रूर का मतलब यही होगा कि भाई जो धातुओं से संबंधित है जो भी है, ठीक है, धातुओं या खनिजों से संबंधित जो जगह होती है उसे क्या रूर प्रदेश कहते हैं। रूर प्रदेश को, छोटा नागपुर को किस नाम से भी जाना जाता है, रूर प्रदेश के रूप में भी। तो छोटा नागपुर पठार मुख्यतः इसका विस्तार कहां से कहां तक है, अगर छोटा नागपुर पठार के विस्तार की बात करेंगे तो झारखंड और पश्चिम बंगाल मुख्यतः यहीं पर विस्तार हो गया। ठीक है, ये तो बात हो गई कि इसे समृद्ध होने के कारण रूर प्रदेश भी बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग दामोदर नदी की तो बात कर दी, स्वर्ण रेखा भी नदी की भी बात कर लेते हैं। तो स्वर्ण रेखा जो या आपको स्वर्ण रेखा नदी दिख रही है, ये किसी में ना शामिल होकर सीधे कहां गिर रही है, कहां से, छोटा नागपुर पठार से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। ठीक है, क्योंकि सामान्य ढाल प्रायद्वीप पे भारत का किधर और पूर्व की ओर है। ठीक है, ये तो बात हो गई। जो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब जहां से ये कहां से स्टार्ट हो रही है, इसके किनारे पर, अगर किनारे की बात करें कौन से, स्वर्ण रेखा के नदी के किनारे पर झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। तो रांची कहाँ स्थित है, रांची की अगर आपको स्थिति पूछ ले कि रांची किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो कौन सी, स्वर्ण रेखा नदी। क्लियर हो गया, किस नदी के किनारे, स्वर्ण रेखा के नदी के किनारे रांची है, वो क्या है, झारखंड की राजधानी। ये क्लियर हो गया। ये तो हो गई जो झारखंड के बारे में जो मुख्य विशेषताएं थी, मैंने आपको छोटा नागपुर के पठार के बारे में एक एक करके सारी विशेषताएं, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, चौथे नंबर पर ये छोटा नागपुर पठार की जो मुख्य विशेषताएं थी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं विंध्य पर्वत के बारे में। पांचवा पॉइंट का आज की संरचना का क्या होगा, विंध्यन पर्वत या विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी की स्थिति क्या है, ये जो आपको दिख रही है ये विंध्यन श्रेणी की स्थिति है। ठीक है, ये विंध्यन श्रेणी का भाग है। ये जो आपको दिख रही है ना, अलग अलग श्रृंखला में जरूर है। ठीक है, ये जो आपको अलग अलग श्रृंखला में जो दिख रहा है ये अलग अलग ना होकर इसी का ही भाग है। अब इसके बारे में एक करके जानते हैं। सबसे पहले इसकी स्थिति क्या है, ये क्या है, विंध्यन श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में। ये जो आपको श्रृंखला दिख रही है विंध्यन श्रेणी क्या है, मालवा पठार के दक्षिण में। हम लोग एक एक जो विशेषता है इसके बारे में जानते हैं। मालवा पठार के दक्षिण में इसका विस्तार है। ठीक है, और पूर्व के पश्चिम में, मतलब अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो इसको क्या, दो और अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये तो हो गई विंध्यन श्रेणी पूरी है, लेकिन विंध्यन श्रेणी को यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये हो गई भांडेर पहाड़ी। क्या नाम है इसका, भांडेर पहाड़ी। इसके पूर्व में कौन सी है, कैमूर पहाड़ी। तो विंध्यन श्रेणी का ही भाग है ये, भांडेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी, ये तीनों क्या है, विंध्यन श्रेणी का ही भाग है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो गुजरात में भी है, एमपी में भी है कुछ हिस्सा। ठीक है ना, गुजरात और एमपी में इसका जो विस्तार हो गया। ठीक है, ये तो हो गई विस्तार की बात। लेकिन इसका जो मुख्य भाग है ना पूरी तरह, वो कहाँ फैला हुआ, गुजरात में, ध्यान रखना। सॉरी, कहां से है, मध्य प्रदेश में। जो इसका मुख्य भाग कहां पर है, एमपी में। अगर मुख्य भाग का बात करेंगे ना तो एमपी का ही हिस्सा है। अगर आप नोट करें तो एमपी लगभग इतना ही होता है, मैप में थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा, और मुख्य भाग की बात करेंगे तो कहां पर, एमपी में। तो ये तो बात हो गई इसके विस्तार की। अब बात करते हैं कि भाई इसके आसपास के जो कभी कभार इस स्थिति में क्रम पूछ लेते हैं, क्योंकि लगातार श्रेणियां है तो श्रेणियां को उत्तर से दक्षिण पूछ लेते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर पूछ लेते हैं। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर क्वेश्चन बने कि भाई आपको ऐसे दे दे कि भाई ये सतपुड़ा विंध्यन श्रेणी है, ये भांडेर पहाड़ी है, ये कैमूर पहाड़ी है, तो आपको पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार पूछ ले, तीनों एक ही ऑप्शन में तीनों का नाम लिख ले, तीनों को आगे पीछे कर ले और एक ऑप्शन उसमें से सही हो, तो आपको क्या मैप में लोकेशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर करें तो कंफ्यूज करने के लिए आपको देखे थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे है, ये थोड़ी नीचे, ये थोड़ा ऊपर है, ये ऊपर है। किसका भाग, विंध्यन श्रेणी का ही भाग है।
क्या क्या नाम है विंध्य श्रेणी में? ये हो गई कैमूर पहाड़ी और ये भांडेर पहाड़ी, ये कैमूर पहाड़ी। अगर क्रम की बात करें ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो क्या हो गया? आप हम लोगों ने क्या देखा? अरावली पर्वतमाला। अरावली के दक्षिण में कौन सी होगी? मालवा पठार। मालवा पठार के दक्षिण में हो गए अपन के विंध्य श्रेणी, जो भी अपन लोग पढ़ रहे हैं। विंध्य श्रेणी के दक्षिण में कौन सी भ्रंश घाटी है? नर्मदा भ्रंश घाटी है। और नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में कौन सी होगी? सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी होगी। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी होगी? तापी नदी भ्रंश घाटी। ठीक है, और उसके दक्षिण में ऐसे ऐसे करके हम लोग इसका क्रम देख सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई विंध्य श्रेणी की। तो विंध्य श्रेणी में जो मुख्य विशेषता थी मैंने आपको बता दी। इसमें कुछ ज्यादा विशेषता नहीं, बट आपको ये जो लोकेशन है ना, इस पर पूरा ध्यान देना, क्योंकि लोकेशन क्वेश्चन इसमें लोकेशन वाइज दिया, इसका क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब देखिए, ये तो बात हो गई विंध्य श्रेणी की। अब आज के वीडियो का जो अंतिम पॉइंट पढ़ेंगे, पार्ट 3 भी बनेगा, लेकिन आज के ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, वीडियो को छोटे छोटे भाग में रखे, आपको समझने भी आसानी हो और लेक्चर में बोरिंग नहीं लगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग छठे नंबर पर कौन से भाग की, कौन सा भाग देख लेते हैं? इसी का नीचे का मतलब सतपुड़ा श्रेणी। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं सतपुड़ा श्रेणी की। तो सतपुड़ा श्रेणी की बात करें तो सबसे पहले इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, ये क्या पड़ रहा है? भारत में एकमात्र क्या है? ब्लॉक पर्वत। ये क्या? एकमात्र भारत का ब्लॉक पर्वत है। अब आपको पता होना चाहिए ब्लॉक पर्वत है क्या। तो पहले मैं आपको ब्लॉक पर्वत बता देता हूं। उससे पहले इसकी स्थिति ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये पूरी ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी घाटी है? नर्मदा भ्रंश घाटी, और दक्षिण में तापी नदी भ्रंश घाटी। तो दोस्तों, दो भ्रंश घाटियों के जो बीच में जो क्षेत्र होता है ना, दो भ्रंश घाटियों के बीच में पहाड़ी होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत। ठीक है ना, ब्लॉक पर्वत किसे बोलते हैं? दो भ्रंश घाटियों के बीच के क्षेत्र को। देखिए अपन, मैं इसको डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूं। आपको पता है ये हो गई भ्रंश घाटी। ठीक है, ये भ्रंश घाटी। तो ये हो गई भ्रंश घाटी जो नीचे धसी हुई है। ठीक है, ये धसा हुआ भाग हो गया। लेकिन जो ये आपको ये बीच में, मतलब ये उठा हुआ तो है नहीं पर्वत के रूप में, जो धसा, ये क्या स्थिर भाग है, ये समतल, ये नॉर्मल स्टेज है। इससे धसा हुआ ब्लॉक भ्रंश घाटियां बन गई, क्योंकि अंदर की ओर धसा हुआ भाग। लेकिन ये भाग धसा हुआ नहीं है, मतलब स्टेबल है उसी जगह। तो दो भ्रंश घाटियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलेंगे? ये वाला भाग है जो ब्लॉक पर्वत बोल सकते हैं। उठा हुआ भाग है नहीं है, ये स्थिर भाग है दो भ्रंश घाटियों के बीच का। तो इसे क्या बोलेंगे? ब्लॉक पर्वत। भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत के रूप में किसे जाना जाता है? सतपुड़ा श्रेणी को। ठीक है, ये तो बात हो गई भाई, ये ब्लॉक पर्वत है तो क्यों है। ठीक है, अब अगर बात करें तो ये देखो सतपुड़ा श्रेणी हो गई। ठीक है, अब इसको अपन लोग नाम क्या क्या बोलते हैं? तो अगर नाम की बात करें तो ये हो गई राजपीपला पहाड़ी, ये हो गई महादेव पहाड़ी, और ये क्या हो गई? मैकाल पहाड़ी। ठीक है, राजपीपला, ये क्या नाम है इसका? महादेव पहाड़ी, और इसका नाम है मैकाल पहाड़ी। तो ये तो हो गई, ये क्या है? सतपुड़ा श्रेणी का ही हिस्सा है। इसको अलग अलग नामों से इसी जगह पर जाना जाता है। इसको अलग अलग नामों से बोल दिया। ठीक है, इसके क्रम की क्या स्थिति हो गई ये हम लोगों ने समझ लिया। अगर बात करें कि ये महादेव पहाड़ी है, इसके ऊपर जो सबसे इसकी जो ऊंची चोटी है सतपुड़ा श्रेणी की, तो किस पहाड़ी पर है? धूपगढ़ चोटी है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। अगर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये जो आपको महादेव पहाड़ी दिख रही है ना, महादेव पहाड़ी के ऊपर है कौन सी? धूपगढ़। आपको पूछ ले धूपगढ़ कहाँ स्थित है, तो आपको ऑप्शन में अगर सतपुड़ा श्रेणी लिखे तो ठीक है, लेकिन जहाँ महादेव पहाड़ी लिखे हो तो वो आपका 100% आंसर सही होगा। तो धूपगढ़ चोटी है जो कहाँ, किस श्रेणी पर स्थित है? किस चोटी पर स्थित है? किस पहाड़ी पर स्थित है? महादेव पहाड़ी पर। किसका हिस्सा है? सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है, लेकिन महादेव पहाड़ी पर यह धूपगढ़ चोटी स्थित है। ठीक है, ये तो बात हो गई धूपगढ़ चोटी की। ठीक है, अगर धूपगढ़ चोटी की बात करें तो ये महादेव पहाड़ी, तो इसके पास में जो पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, कौन सा?
पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन है वो कहाँ पर है? ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। तो किसके पास में है? धूपगढ़ चोटी के पास में है। इसका विस्तार की बात करें तो कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में, कुछ गुजरात में और कुछ एमपी में, ठीक है ना। ये 3 जगह फैली हुई है जो सतपुड़ा श्रेणी है, 3 जगह इसका विस्तार हो गया, गुजरात महाराष्ट्र और कौन सा? एमपी हो गया। इन 3 जगह पर धूपगढ़ श्रेणी या आपने इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये तो बात होगी राजपीपला, महादेव और मैकाल पहाड़ी के ऊपर में देखिए, मैकाल पहाड़ी के ऊपर कौन सी, देखो ये नर्मदा नदी है, तो यहां से ये नर्मदा आ रही है और ये कौन सी हो गई? सोन नदी, ठीक है ना। तो कहां से गुजर रही है? मैकाल पहाड़ी से कौन सी नदियां गुजर रही है? ये तो एक तो हो गई नर्मदा नदी, ठीक है, और दूसरी कौन सी हो गई? सोन नदी, ठीक है। ये तो बात हो गई नदियों के बारे में। ठीक है, ये तो बात होगी, अपन लोगों ने नदियों के बारे में पढ़ ली कि भाई इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि भाई नर्मदा और सोन नदी है वो कहाँ मिलती है? अमरकंटक पहाड़ी पर। अमरकंटक जगह है कौन सी पहाड़ी पर? मैकाल पहाड़ी पर, ठीक है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। तो अमरकंटक के पास कौन सी नदियां मिलती हैं? सोन नदी और नर्मदा नदी। क्लियर हो गया? इसको मैंने अलग अलग बताया था, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, जो मैकाल नदी है इसकी सबसे, महादेव की सबसे ऊंची धूपगढ़ चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो अमरकंटक है। अमरकंटक के पास में नर्मदा और सोन नदी गुजरती है, मिलती है, ठीक है। ये तो बात हो गई नदियों के बारे में। इसके अलावा अगर कुछ है तो मैं आपको बता देता हूं। अगर मैकाल पहाड़ी की बात करें, ये जो आपको मैकाल पहाड़ी दिख रही है, ये राजपीपला, महादेव, ये मैकाल पहाड़ी कहां पर? एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। एमपी में भी इसका हिस्सा है और छत्तीसगढ़ में भी हिस्सा है, ठीक है दोस्तों। ये तो बात होगी, हम लोगों ने जो इसकी जो मुख्य विशेषताएं थी एक एक करके हम लोगों ने पूरा विस्तार से समझ लिया। दोस्तों आज के वीडियो में मैं लंबा नहीं करूंगा, इतने रखूंगा ताकि आपको लेक्चर बोरिंग भी नहीं लगे और धीरे धीरे समझ में आता रहे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हम लोगों को और प्रोत्साहन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।